नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा की थाना 39 पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 16 सटोरिये गिरफ्तार कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा से पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। महादेव बुक के नाम इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा से पुलिस ने 16 सटोरिये गिरफ्तार किए हैं। 4 अरब का मिला ट्रांजैक्शन। महादेव बुक के नाम से था ऐप। 1.5 करोड़ रुपए कराए गए फ्रीज। 100 से ज्यादा खातों की मिली जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं। थाना 39 पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 16 सटोरिये गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 अरब का मिला था ट्रांजैक्शन। महादेव बुक के नाम से था ऐप। 1.5 करोड़ रुपए कराए। नोएडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 16 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर नोएडा से महादेव बुक के नाम से था ऐप। 16 से ज्यादा खातों की मिली जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं। थाना 39 पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 16 सटोरियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक नोएडा से पहुंचा रहे हैं। महादेव बुक के नाम से ये ऐप थी। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ टीम हुई तुर्की के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि तुर्की में आए भूकंप के चलते बचाव और राहत कार्य हेतु हिंडन एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की 51 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। एयरपोर्ट से टर्की के लिए सुबह लगभग 3 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है। गाजियाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तुर्की के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। भूकंप में बचाव के लिए ये टीमें रवाना हुई हैं। वायुसेना के लिए विमान से रवाना हो चुकी हैं अब टीमें। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। I am Deputy Commandant Deepak Talwar from 8th NDRF Ghaziabad, and I am leading the first team from India to Turkey on this devastating earthquake disaster management. Right now, this team is consisting of 47. One team composition is 47, and apart from that, 3 senior officers are also moving along with this team. Basically, this team will perform the work of recovery and response as per the United Nations guidelines. वहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए साल 2047 तक भारत को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प ले चुके हैं, वहीं सामाजिक संगठन भी उनके साथ पूरी एकजुटता से जुटे हुए हैं। राजधानी लखनऊ की आर्यन होटल में ओबीसी और अनुसूचित महासभा का गठन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में भारत की एकता और साथ ही भारत की अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से सबसे पहले सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने पर बल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ओबीसी और अनुसूचित समाज की कई उपजातियों के प्रतिनिधियों ने सारे भेदभाव भूलकर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित कर सामाजिक एकता को मजबूत करने की बात भी कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान ओबीसी अनुसूचित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छूत ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी आपस में एक दूसरे के घर पर भोज के माध्यम से सम्मिलित हों। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सीतापुर, हरदोई और लखनऊ सहित कई जनपदों से लगभग 125 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ओबीसी अनुसूचित महासभा का गठन किया गया है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए साल 2047 तक भारत को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी के साथ ही पूरी एकजुटता से वो जुटे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में भी ओबीसी और अनुसूचित महासभा का गठन किया गया है, जिसमें वक्ताओं ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ 125 प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में भारत की एकता और भारत की अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य पर बल दिया और साथ ही साथ ओबीसी और अनुसूचित समाज की कई उपजातियों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। 125 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सीतापुर, हरदोई और लखनऊ के जनपदों से कई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे। ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लखनऊ में ओबीसी अनुसूचित महासभा का गठन किया गया है। क्या था इसका मंतव्य, किस उद्देश्य से आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया? आज हम लोगों ने जो अखिल भारतीय ओबीसी अनुसूचित महासभा का गठन इसलिए किया है क्योंकि हम लोग अलग अलग जातियों के संगठन चला रहे थे। मैं भी चौरसिया समाज का संगठन चला रहा था, हमारे साथ रामशंकर राजपूत जी भी हैं, आप भी लोधी माँ समाज चला रहे थे, हमारे साथ अनिल वर्मा जी हैं, नाई समाज चला रहे थे, भाई विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा समाज चला रहे थे, सुरेंद्र पाल जी हैं, आप जो है पाल समाज चला रहे थे और हमारे साथ जो है भाई छोटे भाई राजन रावत जी हैं, ये पारसी के समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुसूचित समाज से कई पूरे प्रदेश से कई लोग यहाँ पर जो अलग अलग संगठन चला रहे थे। आज इस महासभा ने उन सब संगठनों को एक साथ मेघमाला में पुरोने का काम किया है। वहीं हिंदू समाज के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर बयानबाजी से खफा मिर्जापुर विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया और श्री रामचरितमानस पर नेताओं के बयानबाजी को हिंदू समाज पर कुटाराघात बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्री रामचरितमानस को कभी मान सम्मान न देने वाले अनगल बयानबाजी कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई ना किया जाना समाज के प्रेम सद्भाव के लिए घातक है। मिर्जापुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया है। हिंदू समाज के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर इन्होंने बयान दिया। इसके बाद मिर्जापुर विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कहा कि श्री रामचरितमानस को सम्मान दिया जाना चाहिए। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किए हैं और कलेक्ट्रेट में किए हैं और इसलिए किए हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के ऊपर जो उंगली उठाने का काम राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है, कभी निषाद जी बोल देते हैं, कभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं और कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल देते हैं और उसकी प्रतिया फाकर जलाने का काम जो हो रहा है, हिंदू समाज के ऊपर जो कुठाराघात करने का काम हो रहा है, समाज को जो बांटने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला दहन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग किया है कि हिंदू समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कहां गए बाबा जी जो बुलडोजर चलाने का काम करते हैं? अभी तक जो मानस जैसे पवित्र ग्रंथ को फूकने का काम किए, फाड़ने का काम किए, उनका घर अभी तक क्यों नहीं गिरा? मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से पुनः मांग करता हूं कि इन आतताइयों को, रावण जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और इनके ऊपर राजभर जैसे मुकदमे में जेल भेजा जाए। सोनभद्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बार काउंसिल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक को शपथ दिलाई। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर तेजामणि पांडे और दीपक कुमार केशरी, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से नीचे गिरिजा शंकर दुबे उर्फ अनिल कुमार द्विवेदी और प्रदीप कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव प्रशासन गीता घोर, संयुक्त सचिव प्रकाशन
शाहदाब आलम, संयुक्त सचिव पुस्तकालय रितेश कुमार मिश्र, कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ मानदिन त्रिपाठी, सुशील कुमार चौबे, महेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद प्रसाद मिश्र और साथ ही सुनील कुमार और दिनेश धर दुबे, कार्यकारिणी सदस्य कनिष्ठ अखिलेश कुमार मिश्र, रमाशंकर चौधरी, कपिल कुमार, आशुतोष पाठक, संजय कुमार पांडे और अखिलेश कुमार मिश्र को शपथ दिलाई गई, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश सिंह ने सभी को प्रमाण पत्र भी दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र से डिप्टी सीएम ने शपथ दिलाई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सोनभद्र पहुंचे और बार काउंसिल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक को भी उन्होंने शपथ दिलाई। संजय कुमार पांडे को भी उन्होंने शपथ दिलाई। कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र और संयुक्त सचिव प्रशासन गीता कौर को भी शपथ दिलाई गई। ये तस्वीरें भी आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं। बार काउंसिल अध्यक्ष को शपथ दिलाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के द्वारा ये शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सोनभद्र में किया गया और बार काउंसिल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक को शपथ दिलाई गई। सोनभद्र बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में हम आए हैं। हमने पदाधिकारियों को अध्यक्ष जी को शपथ ग्रहण कराया है और वकीलों को भरोसा दिलाया है कि उनके हर संघर्ष में हम उनके साथ रहे। जिला कचहरी का बात उन्होंने उठाया था, जनपद न्यायालय बेहतर बनेगा, इसके लिए हम 9 तारीख को जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जिला न्यायालय बनाने का काम करेंगे। साथ में सभी अधिवक्ताओं को उनके चैम्बर भी बने। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बार काउंसिल अध्यक्ष को शपथ दिलाई है। सोनभद्र में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे। वही खबर कानपुर देहात से है जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि ये खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जब अवैध तरीके से पान मसाला का भंडारण करने वाले मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें इलाके में दबिश दे रही हैं। वहीं नहोली गांव के गुरुकुल इंटर कॉलेज में बीते 1 तारीख को जीएसटी प्रशासन और पुलिस टीम को कॉलेज की तलाशी में 135 नग गुटखा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। साथ ही स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। इसी के चलते गजनेर थाना पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने मामले में बिहार के निवासी मुकेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार को धर दबोच लिया। साथ ही पूछताछ में कई और नाम भी सामने आए हैं जिनकी जानकारी और तलाश की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। कानपुर देहात पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि अवैध तरीके से पान मसाला का भंडारण करने वाले आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में बीती 1 तारीख को जीएसटी प्रशासन और पुलिस की टीम कॉलेज की तलाशी में 135 नग गुटखा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी और अब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात से। स्कूल में पान मसाला मिला था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी
और अब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश अब पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए, आप सभी को विदित है कि थाना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल इंटर कॉलेज में दिनांक 1/2/2023 को करीब 135 पैकेट पान पराग के बोरी मिले थे। आप जानते हैं उसी क्रम में, जो विवेचना क्रम में हमने मुकदमा 37/23 मुकदमा लिखवाया और उसके विवेचना क्रम में कुछ जो बातें प्रकाश में आए उसको विदित कराने हेतु ये पीसी हम कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त जिनका नाम है मुकेश कुमार झा, जो छत्तीसगढ़ निवासी है, उनको हमने गिरफ्तार किया है। हमीरपुर जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची। साथ ही उन्होंने राठ के स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल पर पुष्प समर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में उमा भारती पहुंची और उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान जिले के विधायक सहित स्थानीय नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर निशाना भी साधा। तस्वीरें भी आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं। हमीरपुर दौरे पर रही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती स्वामी ब्रह्मानंद को श्रद्धांजलि देने को पहुंची। इस कार्यक्रम में उमा भारती को बुलाया गया था। भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह कार्यक्रम, जिसमें उमा भारती मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंची और स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर पुष्प समर्पित कर कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के विधायक सहित स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। मुझे उसका बहुत दुख रहता था। तो जब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया तो मैं इसीलिए यहाँ भर दी कि मैं स्वामी जी की समाधि पर मत्था टेक लूंगी। मैंने शर्त रखी थी इंद्रपाल जी से कि 2 कार्यक्रम करते हो इसलिए नहीं आना। बाद में पता लगा कि जबकि इंद्रपाल जी ने पिछले साल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, बहुत ही अच्छा, लेकिन फिर भी इस साल मैंने सुना है एक ही कार्यक्रम हुआ, इसकी मुझे आंतरिक प्रसन्नता हुई है। स्वामी जी एकता ही तो चाहते थे समाज में, एकता और समानता की ही वो बात करते थे। मुझे एक बात का जवाब देना है, आपके द्वारा पहुंच जाएगा। आज कमलनाथ ने कहा है कि उमा भारती जी मुझसे बात करें। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि शराबबंदी के मेरे जो परामर्श है वो मैं शिवराज को दे चुकी हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मैलानी रेलवे स्टेशन का जीएम रेलवे ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने यात्रियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन के रनिंग रूम, बुकिंग विंडो और साफ सफाई के साथ साथ पेयजल व्यवस्था, साथ ही लाइट की व्यवस्थाओं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। औचक निरीक्षण के दौरान जनता ने उनसे ट्रेनें बढ़ाने और ट्रेनों का संचालन समय से कराने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने मैलानी से बहराइच रूट की ट्रेनें बढ़ाने और लखनऊ से मैलानी और मैलानी से पीलीभीत तक जलेद ट्रेन चलाने के लिए पूर्व नगर के चेयरमैन अनीता यादव ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जीएम चंद्र वीर रमन ने कहा कि जनता की समस्याओं को देखते हुए जल्द ही ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मैलानी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। जीएम रेलवे पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए कर्मियों को दूर कराने का आश्वासन भी दिया। इस वक्त ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मैलानी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने के लिए जीएम रेलवे पहुंचे और साथ ही बताया गया
कि उसमें जिस अंडरपास की बात कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि पानी निकालने रिपेयरिंग ठेकेदारों ने बाद में रिपेयरिंग भी करी है, लेकिन वो जो है सब मामला जो है कागजी जो है खाना उसको हम लोग जांच करवाई जाए सर। जो है अभी तो बताया गया है, उसको हम देखते हैं। सर एक जो है अपना ऑडिटोरियम है सर, रेलवे ऑडिटोरियम सर, इसकी जो है टीन शेड बिल्कुल जर्जर हालत में है, गल चुकी है। मैलानी सर थोड़ा सा जो है उसको हम कई बार जो है सर कह चुके हैं, जो है ज्ञापन भी दिलवा। सर मैलानी बहराइच रेलखंड पे ब्राडीएच का है कुछ ऑलरेडी बोल दिया सर। देखिए हम लोग का जो एक स्टेशन सलाहकार समिति बनी है, तो ऐसे से आपको दे दीजिए। तो यहाँ दे नहीं, मीटिंग 14 महीने हो गए, कोई मीटिंग किसी चीज का सुझाव लेकर के कोई मीटिंग नहीं हुई है। देखिए जो सिस्टम ये है बताते हैं, मतलब आपका बात कहना है जैसे जोनल लेवल पर JRUCC होता है, डिवीजन लेवल पर DRUCC होता है, जो जिसमें कि आपके रिप्रेजेंट डिफरेंट जगह से रहते हैं, देते हैं जी, तो उस अनुसार हम लोग एक्ट करते हैं। इसलिए देखिए अभी भी किसी रिप्रेजेंटेशन किसी लोगों ने दिया था, जो थर्ड एक नई गाड़ी चलाए हैं हम लोग ने, किस बेसिस पर चलाया गया, तो आप लोग का सुझाव भी दे रहे हैं, उस बेसिस पर हम एक्ट करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर योगी सरकार में, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। चोरी, लूट, डकैती, जमीनों पर कब्जा, अपहरण अब यूपी में पास्ट की चीजें हो गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश हुए बजट में गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है और अभी प्रदेश का बजट आना भी बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसमें भी गन्ना किसानों को सहूलियतें मिलेंगी। सरकार एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रही है। इंडस्ट्रीज में जब एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा तब इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छुट्टा गोवंशों की समस्या से निपटने के लिए सरकार गोवंश का पालन करने वाले 900 रुपए प्रति गोवंश दे रही है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो बजट पर चर्चा के लिए अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी थी। हमारा जो बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, जो जनता के बहुत फायदे का है, गरीब आदमी के फायदे का है, आम आदमी की मदद का है, देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का है, लोगों को रोजगार देने का है, किसान, महिला, गरीब सभी के फायदे का है। वो उस बजट के बारे में चर्चा करने आए थे कि सभी के लिए उन्होंने सब कुछ दिया है और इस हालात में देश की इकोनॉमी को और बेहतर बना रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी नंबर 5 पर है दुनिया के अंदर और बहुत जल्दी ही हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि प्रदेश में बड़े माफिया और गैंगस्टर पनाह मांग रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ पुलिस कार्रवाई की जारी है बल्कि उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो रही है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश बुलंदशहर ने शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की के आदेश को पुष्ट करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के अनुसार अपराधी की कुर्क संपत्ति को आमजन के सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए प्रशासन लगातार प्रतिबद्ध है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के अधीन पेशेवर गैंगस्टर अपराधी की कुर्क संपत्ति को लेकर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। वहीं आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश ने कुर्की के आदेश को पुष्ट भी किया है। इसके बाद अब मकसूद के मकान की कुर्की करते हुए उस भवन को आम जनता के उपयोग के लिए बनाया जाएगा। गुलावटी थाना है हमारा, उसमें एक मिस्टर मकसूद थे जो गौकसी के अनेक मुकदमों में वांछित थे और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था। संपत्ति उनकी जितनी भी थी अपराध के बाद की थी। एक मकान था लगभग 9,18,000 रुपए का, उसकी कुर्की के लिए 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत मेरे न्यायालय में आया था। समस्त साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद मैंने ये पाया था कि ये मकान जो है अपराध करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।